हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 29 नवंबर 2024 की इस सीरीज के अंदर जो आपको पूछे जाने वाले ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ करेंगे या किया। तो आज 29 नवंबर 2024 को विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ किया। और इसका सॉल्यूशन देखें तो प्रधानमंत्री मोदी 29 नवंबर को विशाखापट्टनम शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुदी मदका के अंदर सबसे बड़े एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। 2021 में शुरू किया गया भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी 2021 के अंदर भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रखा गया या शुरू किया गया। तो 2030 तक इसका टारगेट है 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना प्रति ईयर यानी सालाना पर यानी प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। किसका है? भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन का, जो कब शुरू किया गया? 2021 में शुरू किया गया। आगे हम बात करते हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर 2024 नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है उसमें इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि इसका शुभारंभ कब कब हुआ? तो इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2024 को हुआ। सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। और ये कौन सी कंपनी ने शुरू किया है? एनटीपीसी जो कंपनी है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। और जो अगला क्वेश्चन है, भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2021 में प्रारंभ हुआ। लक्ष्य क्या है? 2030 तक प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। और अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? भारत के महामंडपम या भारत मंडपम जो दिल्ली के अंदर स्थित है उसके अंदर हुआ। इस प्रकार ये छोटे छोटे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब का पीएम मोदी ने 29 नवंबर 2024 को विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ इसकी आधारशिला रखी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में रोचडेल पाइनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय कौन है? तो रोचडेल पाइनियर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी है। कौन है? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी के बारे में जानते हैं। इफ्को के एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को यह प्रतिष्ठित अवार्ड यानी रोचडेल पाइनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और ये इफ्को के क्या है? प्रबंधक है। भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी का ये प्रदान किया गया है। और इफ्को भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक और विपणक केंद्र है यानी सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है और विपणक है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और कारोबार के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी संस्था है। कौन? इफ्को। कौन है? इफ्को। और सबसे पहले जो फर्स्ट भारतीय को जो ये अवार्ड मिला है यानी रोचडेल पाइनियर्स, ये मिला है वर्गीज कुरियन को यानी जो सफ़ेद क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक यानी वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनको जो रोचडेल पाइनियर्स अवार्ड जो पहला अवार्ड है वो पहले भारतीय है जिनको ये मिला था। और दूसरे भारतीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी है जो किसके हेड है या मैनेजिंग डायरेक्टर है? इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन से बैंक के? एशियाई विकास बैंक के कौन से अध्यक्ष? 11वें अध्यक्ष
नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है जापान की मसातो कांडा को। जापान का जो मसातो कांडा है उसको एशियाई बैंक या आईडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसको उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एडीबी की स्थापना होती है 1966 के अंदर होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो एशियाई विकास बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को 11वां अध्यक्ष चुन लिया है और एशियाई विकास बैंक यानी ये अध्यक्ष चुन लिया है। वर्तमान में मसातो कांडा जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत है। और जो एडीबी है या एशियाई डेवलपमेंट बैंक है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जो एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। अक्टूबर 2024 को इजराइल ने एशियाई विकास बैंक के 59वें सदस्य के रूप में और 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली। तो इसका 69 सदस्य है और जो 69वां सदस्य है वो इजराइल है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में यूएसए के पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडिडेंस इंडेक्स 2024 को भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में यूएसए के पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 49वां यानी 49वां स्थान मिला है। और ये 53 पॉइंट यानी 63 स्कोर के साथ दुनिया के 133 अर्थव्यवस्थाओं में 49वां स्थान है। पिछले साल ये 60वां स्थान था। नेटवर्क की तत्परता सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार तीसरी वर्ष शीर्ष स्थान पर है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका वो लगातार तीसरे स्थान पर है कि किस नेटवर्क तत्परता यानी कौन से देश की सबसे ज़्यादा नेटवर्क है वो तत्परता रहती है या रेडीनेस रहती है, उसके मामले में अमेरिका फर्स्ट और इंडिया है 49वें स्थान पर। उससे पहले 2023 की हम बात करें तो वो 60वें स्थान पे था। आगे हम बात करें भारत सरकार ने इसरो को कब शुक्रयान नामक अपना अगला विनिस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की अनुमति देती है। तो 2028 के अंदर जो इसरो है वो शुक्रयान लॉन्च करेगा और कौन से ग्रह पे जाएगा? शुक्र ग्रह के ऊपर, जिसको हम वेनस के नाम से जानते हैं। इसरो का ये पहला शुक्र मिशन होगा। इस मिशन के जरिए शुक्र ग्रह की वातावरण और सतह का अध्ययन किया जाएगा। शुक्रयान शुक्र ग्रह के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। इस मिशन को 2028 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के जो निदेशक है नीलेश देसाई ने बताया है कि इस मिशन के लिए सरकार 1236 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। इसमें से 824 करोड़ रुपए है वो शुक्रयान स्पेस पर खर्चे होंगे। उससे पहले भारत सरकार ने या इसरो ने मंगलयान भेजा था मंगल ग्रह के लिए और चंद्रमा के लिए चंद्रयान फर्स्ट सेकंड ये लॉन्च किया गया था, थर्ड वगैरह। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में एक चक्रवात तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। उस चक्रवात का नाम क्या है? तो फैगल नाम का जो चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ यानी तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। ये जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ ये बंगाल की खाड़ी इस एरिया के अंदर निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है, जिसके कारण जो दक्षिणी भारत है वहाँ चक्रवाती वर्षा होने का क्या है? खतरा मंडरा रहा है। कौन सा चक्रवात है? फेगल चक्रवात है। और ये फेगल नाम किसने रखा? ये सऊदी अरब ने रखा है। सॉल्यूशन देखें तो हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए चक्रवातों के नामकरण के लिए 2024 में एक सूत्र पर सहमति बनी। 2004 के अंदर एक 13 देशों ने मिलकर एक सहमति जताई कि सभी देश यानी हर बार अपना अपना यानी नाम सजेस्ट करेंगे, जिससे किसी को यानी किसी की हित नहीं होनी चाहिए। और ये 13 देशों ने 2004 में सहमति बनने के बाद में नामकरण जारी हुए थे। और ये जो फेगल चक्रवात है उसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। फेगल एक अरबी भाषा का शब्द है जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के तालमेल को दर्शाता है। आगे हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में
झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है 2024 के अंदर? तो जो हेमंत सोरेन है उनके द्वारा ये शपथ ली गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के है और वैसे इंडिया गठबंधन की जो गठबंधन के तहत या इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए, एक तो वो झारखंड के चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं, सीएम बन चुके, और एक है दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले पहले मुख्यमंत्री है। दूसरी बार लगातार यानी सत्ता में वापसी करने वाले पहले मुख्यमंत्री है। आगे हम बात करें, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार से अलग होकर झारखंड अस्तित्व में आया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया। ई दाखिल जो पोर्टल है वो क्या है, इससे संबंधित सॉल्यूशन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिल पोर्टल लॉन्च की शुरुआत की। इसी के साथ ई दाखिल वास्तव में एक अखिल भारतीय पहल बन गया। ई दाखिल एक नवीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी उपभोक्ताओं के लिए ये बना हुआ है। ग्राहक आसानी से सेवा संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और उनका त्वरित निपटारा किया जा सकेगा। ई दाखिल पोर्टल है वो 7 सितंबर 2020 में भारतीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था, लेकिन लद्दाख को छोड़ दिया गया था। लद्दाख को छोड़कर 7 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हो गया था। अब इसको 2023 के अंदर, यानी जो लद्दाख राज्य है, लद्दाख जो यूटी है, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। यानी इसे अब लद्दाख की उपराज्यपाल ने 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में लॉन्च करके संपूर्ण भारत में लॉन्च कर दिया गया है। तो 22 नवंबर 2024 को ई दाखिल पोर्टल पूरे भारत में लॉन्च हो गया है, अखिल भारत में लॉन्च हो गया, जो किससे संबंधित है? उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया से रिलेटेड है। और इससे पहले ये लॉन्च हो गया था 7 सितंबर 2020 को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा लॉन्च हो गया था, जिसके अंदर यानी जो यूटी है लद्दाख यूटी, उसको छोड़ दिया गया था, अब उसको शामिल कर लिया है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो K4 मिसाइल है उसका सफल परीक्षण INS अरीघाट ने किया है। इसका सॉल्यूशन देखें तो K4 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी पनडुब्बी के द्वारा प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन? K4 किसके द्वारा डेवलप की गई है? जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। DRDO के द्वारा डेवलप की जाने वाली ये दूसरी SLBM मिसाइल है। पहली SLBM जो मिसाइल है वो सागरिका या K15 है, जिसे पहले ही INS अरिहंत में शामिल कर लिया जा चुका है। K15 की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है और K4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। तो K4 का सफल परीक्षण INS अरीघाट के द्वारा किया गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यहाँ देखने की बात है, अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है गुवाहाटी के अंदर। सॉल्यूशन देखें तो पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के द्वारा। ये 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक आयोजित होगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रकार हमने बात की 10 क्वेश्चंस की, और ये जो एक लाइन रह गई, जो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है उसकी थीम या उसका सब्जेक्ट विषय क्या है? भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण के केंद्र में चेंज करना। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन की बात की। सारे क्वेश्चन इतने मोस्ट है और इतने ही अच्छे हैं,
आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये वीडियो अच्छी तरह देखा होगा, एक बार आप इसको और से सरसरी नज़र से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।